तो इस 9th डिस्कोर्स में हम बिग बैंग को ही और डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या क्या उसमें फ्लॉज हैं, क्यों वो पॉसिबल नहीं है भी तो कितना मिनिमलिस्टिक चांसेस है और कितना इनकम्प्लीट सिद्धांत है, और वैसे भी पूरा वर्ल्ड एक आवाज़ में यूनिफॉर्मिटी के साथ इस सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन इस तरह से 2 नैरेटिव्स को लेकर स्टार्ट होती है। सबसे पहला तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी सिद्धांत की स्थापना करनी होती है तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, मतलब उतना उस पर ज़ोर नहीं देते या एकदम पाबंदी से स्ट्रिक्टली प्रश्न नहीं खड़े करते, थोड़ा बहुत ढील दे देते हैं चीज़ों को, और थोड़ी बहुत ढील में जब वो सिद्ध हो रहा हो तब उस पर एकदम स्ट्रिक्टली क्वेश्चन करते हैं उसका खंडन करने के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रूफ हो सके। जैसे हम डायरेक्टली बिग बैंग के केस पे समझते हैं। अब बिग बैंग के केस में क्या कहना है इनका, एकदम कंडेंस्ड सिंगल पॉइंट था, वो फिज़िकल मैटर नहीं था, उसी के अंदर हीट जनरेट हुई आउट ऑफ नोवेयर और ये सारा कुछ फट गया और रैंडमली सब कुछ स्प्रेड हो गया बहुत बड़ी स्पेस में, और उसके बाद ये कॉम्बिनेशंस बने गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम एंड अर्थ एंड सो, फिर डार्विन की थियरी। ये इनका है बिग बैंग। अब अगर हमें इस चीज़ की स्थापना करनी है तो हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, इस सिद्धांत का थोड़ा सा समर्थन करना पड़ेगा, इसका थोड़ा साथ देना पड़ेगा, तो वो हम पहले करते हैं। फिर उसके बाद इस पर सख्ती से प्रश्न खड़े करेंगे ताकि हमें पता कर पाए कि ये वास्तव में सही है या नहीं। तो एक है कि क्या क्या हो सकता है और एक है कि क्या क्या हो चुका है, हमारे सामने क्या क्या है। देखो, साइंटिस्ट ने कहा वेदांत, जड़ वस्तु हो सकती थी बिग बैंग से, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि हाँ वो एनर्जी थी, फट गई, यूनिवर्सेस बन गए, ये हो गया वो हो गया। बट अभी भी जो पिछली हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, हमने देखा कि जीवन का कोई अता पता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन से नहीं बना, वो क्वार्क से नहीं बना, वो किसी से क्या बना है हमें नहीं पता। तो जीवन का सत्य जो ये लाइफ है, हम जिंदा प्राणी हैं सारे के सारे, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये अभी भी बिग बैंग आंसर नहीं कर पाया, ना डार्विन आंसर कर पाया है। तो ये अभी भी अनआंसर्ड है इस बिग बैंग थियरी में, तो इस तरह से वो इनकम्प्लीट है। मगर फिर भी क्योंकि हमें इसका साथ देना है अभी एक बार के लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, जाने देते हैं इस चीज़ को। अभी हम पहले ब्रह्मांड के बारे में पता कर लेते हैं, अपने बारे में बाद में कर लेंगे। तो वेदांत ने कहा ठीक है आगे चलते हैं। उन्होंने कहा उनकी सारी बात मानी, हालांकि वो किस आधार पर कहते हैं हमें नहीं पता, बट फिर भी उनकी सारी बात मानी हमने कि ये कुछ भी नहीं था, यहाँ ये नहीं था, वहाँ वो नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर एक सिंगुलैरिटी में, एक सिंगल पॉइंट में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुई और वो एक दिन फट गया और फिर उसकी वजह से ये सारी चीज़ें फॉर्म हो गई। अब ये सारी चीज़ें अगर हम मान भी लें तो अब अगर इस पर प्रश्न खड़े करने का टाइम आए तो वो लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स के ही लॉज है, इन्हीं के बताए हुए कानून हैं। हालांकि इनके बताने से कुछ होता नहीं है, वो इनके पिताजी के नाम पे रजिस्टर नहीं हो जाते, वो कानून पहले से ही हैं, इन्होंने बस डिस्कवर किए हैं और उसको अपना नाम दे दिया। जो भी फेमस साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना नाम इसे दे दिया, उनके ऐसा नहीं कि उनके कहने से पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्हीं का सबसे बहुत ही एक मूल सिद्धांत है थर्मोडाइनमिक्स, उसका जो एंट्रोपी है हमने डिस्कस किया था बहुत दिन पहले, उसके अकॉर्डिंग, एंट्रोपी के अकॉर्डिंग, एंट्रोपी क्या कहती है कि कुछ भी सिस्टमैटिकली अरेंज होने की चेष्टा नहीं करता है। अगर वो एक पॉइंट फटा, ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने का मतलब क्या है, कुछ भी कहीं भी फैलेगा, कुछ भी कहीं भी फैलेगा। तो अगर कुछ भी कहीं भी फैल रहा है तो इतना सिस्टमैटिकली इस सूर्य को, चंद्र को, इन 9 ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को और पृथ्वी को, और यहाँ पे पहाड़ों को, समुंदर, नदी, इन सब को इतना सिस्टमैटिकली अरेंज किसने करा, किस एक्सटर्नल फोर्स ने करा। क्योंकि जैसा हमने उस टाइम पे देखा था, अगर हम एक पेन होल्डर नीचे गिरा दें तो सब कुछ फैल जाएगा, उसे वापस अपनी जगह पर रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक इंसान आएगा, सारे पेन, पेंसिल, रूलर, शार्पनर्स, इरेजर्स इकट्ठा करेगा और उस पेन होल्डर में वापस डालेगा और वो पेन होल्डर वापस अपनी जगह पे टेबल पे रखेगा। तो वो इंसान वहाँ पे एक बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स के रूप में कार्य कर रहा था, वरना वो पेन अपने आप तो होल्डर में जाएंगे नहीं, वो होल्डर उड़ के टेबल पे जाएगा नहीं। उसी प्रकार ब्लास्ट होना मान लिया कि अपने आप हो सकता है, कुछ विकार आया, ब्लास्ट हो गया, एनर्जी हीटअप हुई, ब्लास्ट हो गया।
बट वो ब्लास्ट इस तरह से कैसे फॉर्म हुआ कि मिल्की वेज एंड गैलेक्सीज फॉर्म हो गई, सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया, इस तरह से उसे अरेंज किसने किया प्रॉपर फॉर्मेशन में? इसके लिए सामने से उत्तर आता है कि 1 to the power of 40,000 ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम अरेंज हो जाए। हालांकि ये कम प्रोबेबिलिटी है, वो लोग देते हैं मैथ्स से हिसाब करके, बट ये गलत है, इससे भी कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। उसमें से एक ये है कि हमारी पृथ्वी और ये सोलर सिस्टम ये सब बन जाए। तुम सोचो कि अगर मैं कहीं जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दूँ तो कितनी संभावना है कि वहाँ पर एक इमारत खड़ी हो जाए। ईंट पत्थर सीमेंट ये सब रख के मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूँ तो वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? ज़रा भी नहीं, ज़रा भी नहीं। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे इमारत खड़ी हो जाए, वो भी इस स्थिति में। समय लगेगा, एक बॉम्ब फटने में तो वो होगा भी नहीं, समय लगेगा, वो भी तब जब सिस्टमेटिकली उसे उस तरह से अरेंज किया जाए। अब बॉम्ब फटने से तुम यहाँ पे ये ले सकते हो कि वो सीमेंट उछाल रहे हैं लेबर्स, ईंट उछाल रहे हैं और वो एक के ऊपर एक अरेंज किए जा रहे हैं, वहाँ पे उसे पानी और समय दिया जा रहा है सूखने का, सख्त होने का, तो उसे तुम बॉम्ब ब्लास्ट कह सकते हो। अब क्योंकि वो इंसान सामने सामने प्रत्यक्ष है तो इसलिए हम मान नहीं रहे, मगर वहाँ पे एक एक एटम को जाके एक इंसान ने तो अरेंज किया नहीं है यूनिवर्स में, तो वो एक एक्सटर्नल निराकार फोर्स ने अरेंज किया है। वो निराकार फोर्स क्या है वो ये नहीं जानते। सबसे पहला प्रश्न, ये अपने आप अरेंज हो ही नहीं सकता इतना सिस्टमेटिकली। लोग कहते हैं ना, लोग देखो, अब इनका क्या, साइंटिस्ट का क्या कहना है कि रिलीजियस लोग ऐसे ही कह देते हैं कि सब भगवान ने बनाया, तुमने थोड़ी बनाया, ऐसे थोड़ी किया, वैसे थोड़ी किया। तो रिलीजियस लोग भी अपनी जगह बेवकूफ़ है। भगवान ने बनाया, भगवान, उनको कुछ नहीं पता कि क्या कैसे बनाया है। उनको लगता है कि कुछ बना दिया आउट ऑफ नोवेयर, जबकि ये कोई बनाने की चीज़ नहीं है। ये रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, ये कभी नष्ट नहीं होता, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, इसे बस सिस्टमेटिकली एक एक्सटर्नल फोर्स ने अरेंज किया है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है हमें नहीं पता। तो रिलीजियस लोगों के अपने डम्ब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ये भी मानना बेवकूफ़ी है अपने आप में। क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स के आप इतना एक प्रिसीजन के साथ एक प्लैनेट, एक ग्रह, एक सोलर सिस्टम, एक मिल्की वे अरेंज नहीं कर सकते। आउट ऑफ नोवेयर बम फट के ये नहीं हो सकता। ये ज़रा भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ज़रा भी नहीं है। अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उनका क्या कहना है कि तुम्हारे पास बिग बैंग से कोई बेटर थियोरी है तो तुम दे दो, हमारी बेस्ट है। ये कोई तरीका नहीं होता डिस्कशन करने का या किसी चीज़ को प्रूफ करने का कि जो सबसे बेस्ट है वो ले लो, ऐसे नहीं चलता। अभी अगर कोई 3+3 ढूंढ रहा है तो कोई 16 बोल रहा है, कोई -2 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो 3+3 हमें पता है आंसर 6 होता है। अगर किसी का आंसर 7 आ रहा है तो नो डाउट वो 6 से क्लोजेस्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। पूरा का पूरा मैथ्स ख़राब हो सकता है उसकी वजह से। तो ये तरीका नहीं है, ये कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, बट ये साइंटिस्ट होके इस तरह के डम्ब आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे बेटर थियरी है तो दे दो। अरे तुम्हारे फंडामेंटल्स ही ख़राब है। तुम सिर्फ ब्रह्मांड के पीछे पड़े हो, मगर ब्रह्मांड सिर्फ निर्जीव चीज़ों से नहीं चलता है, वो जीवित चीज़ों से भी चलता है। तो जीवित चीज़ों का तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम यहाँ कहाँ पहुँचे हो? पहले ही उस चीज़ का खंडन हो जाता है, एंट्रोपी का खंडन हो रहा है। इतना बेसिक तुम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हो कि सिंगुलैरिटी थी, उसके बाद उससे वो फट गई, फिर एटम्स बन गए, फिर ये हो गया। तुमने बेसिक सी एंट्रोपी का खंडन कर दिया यहाँ पे, जो बच्चों को सिखाई जाती है क्लासिकल फिजिक्स में। एंट्रोपी का खंडन कर दिया। एंट्रोपी को वो लोग इस तरह से डालते हैं, बोल देते हैं कि हाँ 40,000 1 to the power of 40,000 प्रोबेबिलिटी थी तो उसमें से एक ये हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है? इनफाइनाइट टाइम था तो ये भी हो गई, उसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी है। जैसे बिग बैंग होता है वैसे बिग क्रंच भी करके एक चीज़ होती है। इसमें भी ओपिनियंस है, वेरिएशंस है लोगों के। इनका क्या कहना है, कुछ साइंटिस्ट्स का जो बिग बैंग का समर्थन करते हैं, वो एक एडिशनल थियरी और इसमें जोड़ते हैं, बिग क्रंच। इनका क्या कहना है कि ब्रह्मांड एक्सपांड हुआ जा रहा है और एक टाइम आएगा
जब इसकी एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी और ये श्रिंक होना चालू हो जाएगा। श्रिंक यानी वापस पिचकना, वापस छोटा होना चालू हो जाएगा। अभी ये बढ़ रहा है, जब ये अपना समय पीक कर जाएगा कुछ बिलियन सालों में, फिर वापस ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। और छोटा होते 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 सारी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स इंक्लूडिंग हमारा प्लैनेट नष्ट हो जाएगा। और ये वापस बिग बैंग के पहले जिस तरह से एक सिंगुलैरिटी में बंद था, वापस उसमें आ जाएगा। उसको बोलते हैं बिग क्रंच। बिग बैंग मतलब फट जाना, सिंगुलैरिटी का फट जाना, और बिग क्रंच मतलब उस फटे हुए का वापस सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाना। बेसिकली जैसा था वैसे हो जाना, इसको बोलते हैं बिग क्रंच। तो ये भी एक थियोरी है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते। कोई यूनिफिकेशन नहीं है इनमें, कोई एका नहीं है इस चीज़ को लेकर। बहुत लोगों का कहना है कि बिग बैंग एक ही बार हुआ और तुक्के से ही ये 1 to the power raised of 40,000 की प्रोबेबिलिटी में से किस्मत से ये बन गया। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये हमेशा से होता आ रहा है और तुक्के से हम इस बार आ गए। तो हमें अजीब लग रहा है। अरे क्या पता पहले बहुत बार हो चुका हो ये बिग बैंग और इंसान ना बने हो, इस बार बन गए, तो हम डाउट कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। और फिर ऐसा कहना है लोगों का, साइंटिस्ट का, कि बिग बैंग, बिग क्रंच और बिग बैंग ये होता ही रहता है, ये परस्पर होता रहता है। बहुत लोगों का कहना नहीं, एक ही बार हुआ है, ये आखिरी बार हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। तो इसको लेके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आधार किसी के पास कुछ भी नहीं है, आधार कुछ भी नहीं है किसी के पास। और जीवन का स्रोत क्या है, उसका आंसर तो किसी के पास नहीं है। तुम अमीनो एसिड्स चिल्ला लो, तुम चाहे कुछ कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम प्रोटीन चिल्ला लो, तुम अमीनो एसिड्स चिल्ला लो, तुम डार्विन चिल्ला लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ का तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है। डॉक्टर्स भी जो तुम हो वो सिर्फ बायोलॉजी जानते हो, तुम्हारे पास लाइफ का कोई आंसर नहीं है। रिलीजियस लोग अपने डम्ब आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करके छोड़ देते हैं कि पहली बार आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने बना दिया लोगों को और जीवित प्राणियों को बना दिया, और अब वो जीवित प्राणियों को नष्ट भी कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जानवरों की कोई वैल्यू ही नहीं है, पेड़ पौधों की कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके लिए नहीं है हेल और हेवन, वो तो बने ही खाने पीने के लिए है। जबकि सेम लाइफ सोर्स उनके अंदर भी पनप रहा है जो हमारे अंदर है। कुछ लोग हमेशा के लिए नर्क में चले जाएंगे, कुछ लोग हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाएंगे। तो उनकी अलग नॉनसेंस है और इन लोगों की अलग नॉनसेंस है। आर्ग्यूमेंट दोनों ही तरफ से नहीं है। और बात यह है कि प्राउडली बिग बैंग और बिग क्रंच, इन सारी चीज़ों को प्राउडली वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन। अब बिग बैंग पर कुछ और फंडामेंटल क्वेश्चंस खड़े करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, एक सिंगुलैरिटी थी। वेदांत कहीं भी कुछ भी रखा होता है ना, तो उसके लिए उसे फिजिकल स्पेस चाहिए होती है। अगर कुछ भी कहीं भी रखा हो तो ये बेसिक सी बात है। अगर मैं कहूँ कि पहले ये संसार नहीं था, सिर्फ ये एक छोटी सी टेनिस बॉल थी और कुछ भी नहीं था, ये बिल्डिंग्स कुछ नहीं थी, ये सब एटम के रूप में थे और एटम भी सारे के सारे गायब थे और ये सारे के सारे एटम्स की एनर्जी इस छोटी सी टेनिस बॉल में थी। तो एट सम पॉइंट ये टेनिस बॉल भी कहीं ना कहीं रखी होगी, इसका मतलब तो यही है। और वो टेनिस बॉल कितना समय लगा उसे हीट अप होने में। ये लोग कहते हैं कि समय भी बिग बैंग के बाद चालू हुआ। नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट। समय कोई चालू होने की चीज़ नहीं है, समय हमेशा से चलता आ रहा है, समय कोई रुकने की चीज़ नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि समय की शुरुआत हुई? अरे समय की शुरुआत कैसे होती है? तुम गधे हो, तुम डम्ब आदमी हो, तुम्हारे लिए समय की शुरुआत हुई होगी, तुम अब पैदा हुए हो। इनका कहना है कि जब जागो तभी सवेरा। मैं 1 जनवरी को पैदा हुआ ना, तो बस तभी से मेरे लिए टाइम चालू हुआ। अरे उसके पहले 31 दिसंबर भी था लोगों के लिए। ऐसा नहीं होता है समय की शुरुआत। अरे समय तुम रिकॉर्ड करने के लिए नहीं थे, तुम देखने के लिए नहीं थे। तुम्हारे पास जो डिटर्मिनेशन के लिए, जो कैलकुलेशन के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तुम्हारे लिए है। समय को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय तो तब भी था। अरे नो डाउट कोई घड़ी नहीं थी, कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। बट समय कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है जो उसकी शुरुआत हो गई, जो बन गया। अब अगर बिग बैंग हुआ और बिग क्रंच हो गया तो वापस सब सिंगुलैरिटी में आ जाएगा। अरे वहाँ पे कोई इंसान नहीं बचा टाइम कैलकुलेट करने के लिए। मगर बिग क्रंच भी तो समझो 100 करोड़ साल तक रहा और उसके बाद वापस बिग बैंग हो गया फट के। अरे तो वो पीरियड हुआ ना 100 करोड़ साल का,
कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है वो अलग बात है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि समय की शुरुआत हो गई? समय की शुरुआत इज़ द डम्बेस्ट आर्ग्यूमेंट आई हैव एवर हर्ड। समय का अंत और समय की शुरुआत सबसे नॉनसेंस चीज़ है ये, सबसे अनसाइंटिफिक चीज़ है, इलॉजिकल चीज़ है। समय की शुरुआत जैसा कुछ नहीं होता। जब से समय की शुरुआत हुई तुम्हारे हिसाब से, उसके पहले क्या समय नहीं था? गवारों वाली बातें करते हैं। ये कौन डिटरमाइन करेगा कि कितना ये स्पेस फैलेगा? ज़रा ये भी बताना। तुमने कहा कि ये स्पेस बहुत फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कितने किलोमीटर तक फैलेगा? कितने माइल्स तक फैलेगा? और क्यों? है इसका कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। कौन से डायरेक्शन में, कितने किलोमीटर तक फैलेगा? क्या ये एकदम प्रॉपर स्पेरिकल शेप में फैल रहा है, चारों मतलब हर डायरेक्शन से इक्वली, कि ओवल शेप में, कि स्क्वायर शेप में, कि किस तरह से फैल रहा है? और उतना ही स्पेसिफिक किलोमीटर्स क्यों? हाँ बहुत बड़ा है मैं जानता हूँ, लाइट ईयर्स अवे है, बट उतना ही स्पेसिफिक क्यों? उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं? 1 सेंटीमीटर ना आगे ना पीछे। और वो जो बॉर्डर है यूनिवर्स का, उसके आगे क्या है? क्या वहाँ पे स्पेस नहीं है? उसके आगे के डिमेंशन को क्या कहते हैं? बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि बिग बैंग हुआ तो सब फट गया, तो वो जो सिंगुलैरिटी थी, वो सिंगुलर पॉइंट था, वो कितना छोटा था एटम से, जहाँ जिसमें ये सब समाया हुआ था, ये पूरा ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल समाया हुआ था। और वो कहाँ रखा था? उस पॉइंट के बाहर क्या था? वो पॉइंट जहाँ जहाँ रखा है, जिस जगह पे स्थित है, उस जगह को क्या कहते हैं? क्या टेम्परेचर था वहाँ का? क्या कलर था उस जगह का? और उसके बाद जब वो फट गया, कितना बड़ा फटेगा वो भी सबको नहीं पता। और उस जो फट गया, अभी यूनिवर्स का बॉर्डर कहाँ है, उस बॉर्डर के पार क्या है? कुछ नहीं पता। सब हवा हवाई चल रहा है, सब हवा हवाई चल रहा है। किसी भी चीज़ का ढंग का आंसर नहीं है। फिर बोलेंगे हमने थियरी दे दी, थियरी दे दी। कौन रेगुलेट कर रहा है ये सब? कौन ऑब्जर्व कर रहा है? किसके किसके हिसाब किताब से हो रहा है ये सब? कौन किस फैमिली में उत्पन्न होगा, कौन कब मरेगा, किसका एक्सीडेंट होगा, ये क्या क्या है? ये सब क्या नॉनसेंस है? ये चल रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी में, इस तरह से थियरीज बन रही हैं, लंगड़ी रूली। फिर लाइफ के समर्थन के लिए इनको एक डम्ब आर्ग्यूमेंट मिल गया, डार्विन्स इवोल्यूशन थियरी, जो खुद निराधार है, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन से बना रहा है इंसानों को। लाइफ का सोर्स क्या है वो पता नहीं है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि साइंटिस्ट्स का ओवर कॉन्फिडेंट होना और अहंकारी होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड चीज़ जो इसको फैसिलिटेट करती है, रिलीजियस लोगों से थ्रेट। अगर साइंटिस्ट लोग ढीले पड़ेंगे और थोड़ा सा हम्बल होकर बात करेंगे कि हमें नहीं पता, तो रिलीजियस लोग ओवरटेक कर लेंगे पूरी दुनिया को, कि तुम्हें नहीं पता ना, हमें पता है, हम बता रहे हैं, तुम नर्क जाओगे, हम बता रहे हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, दोनों तरफ से एक्सट्रीम बिहेवियर है। तो जो नॉर्मल बीच में न्यूट्रल रह के काम करना चाहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक्सट्रीम व्यूज़ की तरफ जाके ही काम करना पड़ता है, तो ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ही आपको पैसे मिलते हैं रिसर्च के लिए, सब कुछ तभी ही होता है। आपको किसी एक एक्सट्रीम कल्ट को ज्वाइन करना पड़ता है, या तो रिलीजियस कल्ट या तो साइंटिफिक कल्ट, और दोनों ही इलॉजिकल है। अब अगर मैं इस पर रिसर्च करने लगूँ कल को, मैं किससे पैसे मांगूँ? गवर्नमेंट से पैसे मांगूँ, फंडिंग करूँ, अपने सीनियर से फंडिंग्स मांगूँ कि मुझे इस चीज़ पर रिसर्च करनी है कि लाइफ का ओरिजिन क्या है, तो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं मिलने वाला। ये फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एटम्स में ही खेलना चाहते हैं और उसके बाद से स्पेकुलेट करना चाहते हैं। ये नहीं रिसर्च करना चाहते कि लाइफ सोर्स क्या है। जिस आत्मा के बारे में एशियंस, भारतीय लोग बात कर रहे हैं, उसके विषय में इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने पैसों में, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में ये बहुत धुत हैं, और रिलीजियस लोगों को नीचा दिखा के इन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। सेम गोज़ फॉर दोस रिलीजियस पीपल। लोगों से पैसे आ रहे हैं और अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनवा रहे हैं, बुक्स प्रिंट करवा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, और फिर साइंटिस्ट को गाली भी दे देते हैं। अपनी बुक्स में बिग बैंग को ढूंढते रहेंगे डम लोगों की तरह। अरे बिग बैंग प्रूवन भी नहीं है, तुम कहाँ अपनी बुक्स में बिग बैंग को ढूंढ रहे हो? जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, वो अपनी बुक से ढूंढ के निकाल देना, और कुछ नहीं आता रिलीजियस लोगों को। बिग बैंग अपनी बुक में ढूंढ के निकाल रहे हैं लोग, अपनी रिलीजियस बुक्स में। सच अ डम थिंग इट इज़ टू डू। इट्स नॉट इवन प्रूवन येट एंटायरली। देखो, नो डाउट इन लोगों ने कार्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारे वेपन्स बनाए हैं, बट इन्हें समझना चाहिए
और लोग भी इनके झांसे में आ क्यों जाते हैं कि जो सूडो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, कूल डम्ब बच्चे, ठीक है, जो वोक बच्चे हैं, वो इनके झांसे में आते क्यों हैं? क्योंकि उनको क्या दिखता है कि रिलीजियस लोगों ने तो कुछ करा नहीं है, और वो वैसे भी कुछ नहीं करा उन्होंने, जो कि सच भी है। जो करा है इन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने करा है, बी इट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वेपन्स और एवरीथिंग एल्स। बट उन्हें ये डम सी बात समझ नहीं आती कि ये जो भी इन लोगों ने करा है ये क्लासिकल फिज़िक्स के अंतर्गत आता है, मेटाफिज़िक्स के अंतर्गत नहीं आता। और ये विषय मेटाफिज़िक्स का है, ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आती। क्लासिकल फिज़िक्स में और ये वर्ल्डली फिज़िक्स में एटम को मैनिपुलेट करना इन्हें आता है अच्छे से। दे कैन बिल्ड मार्वल्स, नो डाउट अबाउट इट। बट मेटाफिज़िक्स में इनका प्रवेश नहीं है। ये वैसा ही है कि एक 5वीं क्लास का बच्चा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखा रहा है, बट उसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, अलजेब्रा ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसे उस बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो मैथ्स के इक्वेशन नहीं जानता, वो a+b² ये सारी चीज़ें नहीं जानता, तो उसे इस बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो सोच रहा है कि मैथमेटिक्स में ये अल्फ़ाबेट्स कहाँ से आ गए, a+b² ये सब कहाँ से आ गया, व्हाट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, ये क्या है ये सब। तो एक 5वीं क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के विषय में नहीं बात करनी चाहिए। मगर इनकी प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये लोग कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, और बाकी सबको सुनना पड़ता है। इन्होंने आज तक जो भी किया है एटम के साथ किया है, एटम के आगे इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो एटम के आगे हमें इनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना प्रूफ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सच तो ये है कि हम ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में कभी जान ही नहीं सकते पूरी तरह कभी नहीं जान सकते, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें अलाउ ही नहीं करते, समय हमें अलाउ ही नहीं करता। ना हम पास्ट में जा सकते हैं, ना फ्यूचर में जा सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रॉन्स को जान सकते हैं, ना हम क्वार्क्स को जान सकते हैं इस शरीर में रहते रहते, क्योंकि ये शरीर हमें उतने एटॉमिक पार्टिकल्स, उतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना अलाउ ही नहीं करता, बिल्कुल अलाउ नहीं करता। तुम सोचो कि एटम इतना ज़्यादा छोटा है कि हम उसे मुश्किल से देख पाते हैं, उसकी भी 90% ऑफ द स्पेस खाली है, सिर्फ वेस्ट एकदम सेंटर में, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है। इतना छोटा एटम, वो भी अंदर से खोखला, और उसके अराउंड भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 1836 गुना छोटे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या स्टडी करोगे तुम उन्हें? वो कब कहाँ से घूम के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमारा काम उतना ही है कि हम पानी उबालें, उसको हवा बना दें, हवा को ठंडा करें, पानी बना दो, और फिर पानी को और ठंडा करके बर्फ़ बना दो, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं। जिस मेटाफिज़िक्स में इनका प्रवेश नहीं है उन्हें इस विषय में बकवास नहीं करनी चाहिए। प्रेडिक्शंस कर लो, एक्सपेरिमेंट्स कर लो, सब करते हैं, नो डाउट, वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, बट कोई भी थियरीज प्रेजेंट करके उसको सिलेबस में मत डालो कम से कम। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कोई बताता नहीं है बिग बैंग के विषय में, कि इसे कभी भी 100% तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता। तो वेदांत ने पूछा किस प्रकार? साइंटिस्ट एक्स ने कहा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बिग बैंग है शून्यता का नाम, यानी एक सिंगल पॉइंट था, उसी में सब कुछ था, उसके बाहर ना स्पेस थी। हालांकि ये इमेजिन करना मुश्किल है कि बाहर स्पेस कैसे नहीं हो सकती है। वो पॉइंट कहाँ रखा था, वो कहाँ फटा, और उसके बाद जो फटा तो ये जो हमारा आउटर स्पेस, अंतरिक्ष जो आज हमें दिख रहा है, वो कहाँ रखा है, कहीं ना कहीं तो रखा ही है, तो वो भी अपने आप में एक जगह है, एम्प्टी स्पेस है। तो स्पेस के ऊपर ही तो स्पेस है, ऐसा तो है नहीं। तो वो वॉइड क्रिएट करना एक लेबोरेटरी में इम्पॉसिबल है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने इनिशियल स्टेट को मान के रखा है, उसके बाद सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये लोग बिग बैंग को मानते क्यों हैं? क्योंकि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन, मिल्की वे का फॉर्मेशन और अर्थ का फॉर्मेशन, ये सब ये लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल रही हैं थोड़ी थोड़ी, कि हाँ ये ऐसे बन गया होगा, वो वैसे बन गया होगा, वो सब मान्य है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चनेबल है, हाईली क्वेश्चनेबल है, बट फिर भी मान्य है। बट इनिशियल स्टेट को ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन के भी बनने के पहले की स्टेट को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये जानते ही नहीं है वो किस प्रकार फॉर्मेशन में आया, और लाइट फोटॉन्स, क्वार्क्स, ये सब किस प्रकार फॉर्मेशन में आए, ग्लूऑन्स,
जो कि ग्लो एक अलग चीज़ है, वो कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, वो मैं फिर कभी समझाऊंगा। वो किस तरह से फॉर्मेशन में आया, इसका कोई आंसर नहीं है। यानी बिग बैंग देखो ऐसी अवस्था थी जब बाहर कुछ स्पेस नहीं था, टेम्परेचर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वैसी स्पेस हम यहाँ पे क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी उस लेबोरेटरी में हो जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, वहाँ पे हवा चल रही है जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। आपके डिवाइसेस का जो बॉर्डर है, जिस भी अप्लायंस में आप ये कर रहे हो, उसका एक बॉर्डर है जो कि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। आप किसी भी मटेरियल का चेम्बर बना लो, ठीक है, एक लेबोरेटरी में, उसे कितना भी ज़मीन में अंदर खोद दो, हवा में कर लो, आपको जहाँ करना है करो, स्पेस में जाके कर लो, जाओ। बट फिर भी आपका वो चेम्बर प्लास्टिक का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कांच का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बट उस चीज़ का एक बॉर्डर है, उस चेम्बर में ही तो आप वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे। वो कांच, स्टील, जो भी बॉर्डर है वो इलेक्ट्रॉन है, और उस बॉर्डर के अंदर की जो हवा है वो भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप स्टडी कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के पहले की अवस्था इलेक्ट्रॉन के ही इकोसिस्टम में। कितनी डम्ब बात है ये। इसीलिए साइंटिस्ट इस बात को अग्री भी कर चुके हैं कि बिग बैंग को 100% प्रूव नहीं किया जा सकता। वो बस मान के चल रहे हैं कि बिग बैंग हुआ है, और आगे की स्टेट को हम स्टडी कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आगे की स्टेट थोड़ी थोड़ी प्रूव हो रही है, कम्प्लीटली वो भी नहीं हो रही, बस जस्ट बिकॉज आगे की स्टेट थोड़ी थोड़ी प्रूव हो रही है, मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल रही है, तो हम पहले की स्टेट को ही मान लेंगे। 100% आंसर इनके पास नहीं है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि वे लोग वैसा एनवायरनमेंट कभी क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा किया ही नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स को आप भगाओगे कैसे? सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, चाहे आउटर स्पेस में हो चाहे यहाँ हो। आप उनके इकोसिस्टम को एस्केप ही नहीं कर सकते। जिस चेम्बर में, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे कंडक्ट, वो सब इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन से ही आप पूछोगे कि भाई तू बना कैसे? फिजिक्स ये सब बकवास अलाउ नहीं करती, आप कर लो भले ही। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बिग बैंग के साथ, और इसलिए इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता, ना लॉजिकली ना साइंटिफिकली। तो बिग बैंग पर और थोड़ा सा हम एक्सपांड कर सकते हैं, और उसके बाद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, और लाइट फोटॉन्स, ये 2-3 चीज़ें और बाकी है। उसके बाद हम प्रॉबेबली एशियाई देशों में प्रवेश करेंगे फ़िलासफ़ी के लिए, क्योंकि साइंस के पास और कुछ है नहीं ऑफ़र करने को। वो डार्विन्स थियरी और बिग बैंग पर पीक कर जाती है बस, और बाकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। ये डिस्कोर्स आप दोबारा देख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिग बैंग के फंडामेंटल्स पर पूरी तरह से अटैक करके उसे ध्वस्त कर देता है। सेकेंडली, द इंटेलेक्चुअल रिलीजनिस्ट्स, जो कि अपने बुक्स में बिग बैंग को ढूंढते रहते हैं, क्लेम करते रहते हैं, इन्हें कोई ये बता दे कि अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है। जब प्रूव हो जाए तब ढूंढ लेना अपनी बुक्स में, अभी से मत थियरीज निकालो। आपकी बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यही दिया है कि इसकी बीवी से शादी करना अलाउड है, चाची से शादी करना अलाउड है, कज़िन से शादी करना अलाउड है, इसका मांस खाना अलाउड है, ये करना अलाउड है, वो करना अलाउड है, वाइन पीना अलाउड है, शराब पीना बैन है। आप ये सब छोटे मोटे मैटर्स ढूंढोगे अच्छा रहेगा। ये बिग बैंग में ना उलझे आप लोग, आपका काम नहीं है, साइंटिस्ट्स का भी काम नहीं है, आपका तो बहुत दूर की बात है, आपका वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल फिजिक्स में आपके रिलीजन का दूर दूर तक कोई प्रवेश नहीं है, कृपया इससे दूर रहें। ये डिस्कोर्स यही पे एंड होता है। अगले में हम फॉर श्योर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या वो एक पार्टिकल है या एक वेव है, क्या था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। हरे कृष्णा।